स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास में। हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन की जिस सीरीज की चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन से पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं और उसके पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देकर के फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब समझाने की कोशिश करी है। आज हम लोग प्रोटीन को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, प्रोटीन की अधिकता से क्या हो सकता है और प्रोटीन की कमी से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देना चाहता हूं कि मेरी इन साइंस की क्लासेस का संबंध केवल जनरल स्टडीज से है और किसी भी रूप में अगर साइंस स्ट्रीम का कोई बच्चा इस क्लास को पढ़ेगा तो ये क्लास उसके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगी। हालांकि अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जरूर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। व्हाट इज प्रोटीन? जब प्रोटीन की कहानी को हम लोग समझते हैं तो आपको याद होगा कि जीवन की शुरुआत जो हुई थी वो अमाइनो एसिड से हुई थी। अमाइनो एसिड की रेन सेंट्रल अफ्रीका में कहीं पर हुई थी और वहां पर एक लेक बन गया था। इस लेक में सैकड़ों सालों तक अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाए थे, चेन रिएक्शन करी थी और फिर प्रोटीन का निर्माण हुआ था। प्रोटीन कंडेंस होने के बाद में क्रोमैटिन बनाता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है एंड क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज द जेनेटिक मटेरियल और इससे बनता है डीएनए। डीएनए को ही हम लोग सेल का जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और फिर डीएनए से होता है सेल का निर्माण। सेल को ही जीवन कहते हैं। सेल डिवाइड करती है, एक सेल दो भागों में टूट जाती है, फिर दो सेल्स चार भागों में टूटती है, वो 4, 8, 16, 32, 64 इसी तरीके से टूटते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो प्रोटीन की जो कहानी है वो कहानी शुरू होती है अमाइनो एसिड से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अमाइनो एसिड का एक रफ आइडिया दिया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन चारों से मिलकर के बनता है अमाइनो एसिड। लेकिन जब हम प्रोटीन के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह अमाइनो एसिड आखिर रिएक्ट किस तरीके से करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। इस प्रकार से एक सिंपल अमाइनो एसिड रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद पेप्टोन्स बनाता है। ध्यान रहे, प्रोटीन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेटाबॉलिक सिस्टम। ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं, ये मेटाबॉलिक सिस्टम दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द है एनाबॉलिक सिस्टम, दूसरा शब्द है कैटाबॉलिक सिस्टम और दोनों को जब मिला देते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है या एनाबॉलिक सिस्टम का मतलब होता है चीजों को आपस में जोड़ना। हम जब भी कुछ खाते हैं हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है तो कई सारे न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटेगराइज करना या तोड़ना। तो कई सारे फूड ऐसे हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद टूटते हैं और टूटने के बाद वो रिएक्ट करते हैं और हमें न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इसी क्रम में जो अमाइनो एसिड है उसका एनाबॉलिज्म होता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन के रूप में भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमाइनो एसिड का मेन फंक्शन क्या है। तो ये एनाबॉलिज्म करता है। एनाबॉलिज्म का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में ये बनाते हैं पेप्टोन्स। डायरेक्ट प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं बनता, पहले बनता है पेप्टोन्स और पेप्टोन के बाद फिर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन एक हार्ड मटेरियल है, आपको याद होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। और इसी क्रम में जब आप कुछ खाते हैं प्रोटीन के रूप में तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाने के बाद डायरेक्टली नहीं टूटता। हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें से HCl, पेप्सिन और रेनिन 3 एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं।
पेप्टॉन्स में टूटने के बाद प्रोटीन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट डाइजेस्ट होता है और फिर वो सिंपल अमीनो एसिड की फॉर्म में टूटता है और यही अमीनो एसिड फिर हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नंबर आता है अमीनो एसिड का, जो कि 20 तरीके के होते हैं। अमीनो एसिड जुड़ने के बाद में पेप्टॉन्स बनाते हैं। पेप्टॉन्स जब आपस में एनाबोलाइज होते हैं तब प्रोटीन बनता है। प्रोटीन से निर्माण होता है डीएनए का और डीएनए सेल का मेन इंग्रेडिएंट एंड जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल ही जीवन है और सेल को जीवन की ये शक्ति यही प्रोटीन प्रदान करता है। इसलिए प्रोटीन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जब कई सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तब बनता है टिश्यू, और जब कई सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तब बनता है ऑर्गन। इसका यह भी मतलब हुआ कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में जो टिश्यूज हैं उनका निर्माण कहीं ना कहीं प्रोटीन से हुआ है। बस यही रीजन है कि हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन इज लाइफ, प्रोटीन जीवन है। बिना प्रोटीन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और ना ही बिना प्रोटीन के जीवन बना था। एक सेल का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हमारी एक कोशिका में लगभग 14% प्रोटीन होता है, और अगर उस सेल से बनी हुई पूरी बॉडी की चर्चा करें तो पूरी बॉडी में भी 14% जो वेट होता है वो प्रोटीन का होता है। लेकिन अगर सेल में से हम लोग वाटर को निकाल दें, क्योंकि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट वाटर होता है, तो अगर हम लोग सेल के अंदर से पानी को निकाल दें जो कि 70% होता है, तो पानी को छोड़ करके सेल के अंदर जो ड्राई मटेरियल बचा, जो ड्राई वेट सेल का बचा, उस ड्राई वेट का 50% प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब सूखी हुई कोशिका जो होगी, ड्राई सेल जो होगी, वो आधी सेल प्रोटीन से बनी होगी। यही रीजन है कि व्हाई वी कॉल्ड प्रोटीन इज लाइफ। अब बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन की। प्रोटीन का जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको इस चार्ट में नजर आ रहा होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमीनो एसिड जिन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इन बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीनो एसिड किन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। These bonds are called peptide bonds। चूंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसीलिए ये एनाबोलाइज होकर के पेप्टॉन्स बनाते हैं, देन प्रोटीन, देन डीएनए और देन सेल। तो प्रोटीन का मुख्य काम क्या हो गया? कोशिकाओं का निर्माण करना। तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर में कितनी होती हैं? याद होगा आपको, मैंने बताया कि एक कोशिका का साइज अगर आपको चेक करना है तो एक सुई की नोक के ऊपर हजारों कोशिकाओं को रखा जा सकता है। ये कोशिकाएं कभी कभी इतनी छोटी होती हैं, और हमारे शरीर में जितनी सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, अगर इनको आप बाहर निकाल दीजिए और सेल्स को आपस में जोड़ दीजिए और लंबा कर दीजिए, तो ये सेल्स इतनी लंबी हो जाएंगी कि आप पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हैं। आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि एक मानव शरीर में कितनी सारी कोशिकाएं होती हैं। बात अगर नंबर की हो तो 18 बिलियन कोशिकाएं होती हैं अप्रॉक्स। ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सारे अंग कोशिकाओं से बने हुए हैं, सभी टिश्यू कोशिकाओं से बने हुए हैं। हाथ में भी सेल्स हैं, पैर में भी सेल्स हैं। तो दिन भर जब हम लोग काम करते हैं, सुबह से शाम तक वर्क करते हैं या वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, और रात को जब बिस्तर पे जाते हैं तो आपको थकान महसूस होती है। ये थकान क्यों होती है? क्योंकि दिन भर काम करके बहुत सारी कोशिकाएं आपके शरीर की हैं जो टूट फूट गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं या बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो कई सारी कोशिकाएं ऐसे भी होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं और टिश्यूज फट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हार्ड चीज पर इस तरीके से मारिए, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे इस तरीके से मारा, तो हाथ में हल्का सा पेन हुआ। ये हल्का सा पेन क्यों हुआ? क्योंकि हाथ के अंदर जो बहुत सारी सेल्स थी वो टूट गई। हो सकता है टिश्यू भी फट गए हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि ये पेन आपका चला जाता है।
पेन क्यों चला गया? क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनकी मरम्मत हो गई, ऑटो जनरेटेड होती हैं, नई कोशिकाएं डेवलप हो गई और जो टिश्यूज फटे थे वो रिपेयर हो गए। रिपेयरमेंट का काम किया किसने? रिपेयरमेंट का काम किया प्रोटीन ने, क्योंकि इसी प्रोटीन से अल्टीमेटली सेल बनेगी। इसी तरीके से जब आप रात को थक जाते हैं तो आपकी थकान का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी टूट फूट हो गई है। इस टूट फूट को रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन। आप रात को सो जाएंगे, सोने के बाद जब आप डीप स्लीप में होंगे तो आपके शरीर से एंटीबॉडीज निकलेंगी। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और इसी एंटीबॉडी को हम लोग अपने शरीर का सुई धागा कह सकते हैं। ये एंटीबॉडीज आपके फटे हुए टिश्यूज को रात को ड्यूरिंग द स्लीप रिपेयर करती हैं, और जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आप फिर से फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करते हैं। सुबह सो के उठने के बाद भी अगर आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील ना हो तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में या तो प्रोटीन की कमी है या तो रिपेयरिंग प्रोसेस नहीं हो पाया, यानी कि लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी है। इसीलिए जो लोग कम सोते हैं, अनिद्रा का शिकार हैं, या जिनको नींद नहीं आती, उनके शरीर में दर्द बना रहता है, क्योंकि उनके शरीर में जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। डाइट में प्रोटीन बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रोटीन बढ़ाने से फायदा तभी होगा जब आपको प्रॉपर स्लीप मिलेगी। अगर आप सोए नहीं हैं तो प्रोटीन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो ये तो हो गया प्रोटीन का फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द मेजर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, देन आंसर विल बी टिश्यू रिपेयरमेंट एंड सेल डेवलपमेंट। आपके ऊतकों की मरम्मत करता है प्रोटीन और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है प्रोटीन। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? ये प्रोटीन आखिर हमको कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रोटीन लाइफ है, बिना इसके हम जी नहीं सकते, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं। एक सोर्स होता है प्लांट सोर्स, वनस्पतियों से प्रोटीन मिलता है, और दूसरा सोर्स होता है एनिमल सोर्स, जीवों से भी प्रोटीन मिलता है। इसको आप वेज या नॉन वेज मत कहिए, इसलिए ना कहिए क्योंकि अगर आप इस प्लांट प्रोटीन को वेजिटेरियन प्रोटीन कहेंगे तो वेजिटेरियन प्रोटीन में तो दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, मट्ठा भी आप शामिल कर लेंगे, जबकि मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं। इसलिए प्लांट प्रोटीन का मतलब केवल वही प्रोटीन है जो हमें वनस्पतियों से और पौधों से मिलते हैं। बेस्ट सोर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि अमंग विच वन ऑफ दीज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स प्लांट फूड में है सोयाबीन। इससे ज्यादा प्रोटीन किसी में नहीं है। सोयाबीन के अलावा राजमा, छोले, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी प्रोटीन के बड़े सोर्स हैं। इसलिए जो लोग प्लांट फूड खाते हैं या वेजिटेरियन हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें प्रोटीन नहीं मिलेगा। उन्हें प्रोटीन इन सारी चीजों से मिल जाएगा। अगर एनिमल प्रोटीन की बात करें तो एनिमल प्रोटीन में मीट आएगा, चिकन, मटन, फिश, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब एनिमल प्रोटीन में आएंगे। लेकिन क्यों मैंने प्लांट प्रोटीन को गुड कहा और एनिमल प्रोटीन को बैड कहा? क्यों प्लांट प्रोटीन अच्छा है और एनिमल प्रोटीन बुरा है? इसलिए क्योंकि किसी भी रूप में जब आप एनिमल फूड खाते हैं तो एनिमल फूड आपको कोलेस्ट्रॉल देता है। एनिमल फूड हाई फैट रखता है और उस हाई फैट में होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ही आपके दिल की बीमारियों का कारण है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, हार्ट अटैक पड़ता है और मौत हो जाती है। इसलिए जो लोग अधिक मात्रा में एनिमल फूड खाते हैं उनको दिल की बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है, और जो लोग प्लांट फूड खाते हैं उनको दिल की बीमारियों की संभावना लगभग नगण्य होती है, न्यूट्रल होती है। हालांकि अगर आप एनिमल प्रोटीन खाना चाहते हैं तो एनिमल प्रोटीन के लिए भी कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि कुछ लोग बिना नॉन वेजिटेरियन फूड के नहीं रह सकते।
तो उनके लिए दो सजेशन है। डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि एव्स आर द बेस्ट, पक्षियों का जो मांस होता है वो बेस्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें बहुत कम होती है। इसलिए आप एनिमल फूड के रूप में चिकन खा सकते हैं, कम कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन होता है। आप अंडे खा सकते हैं लेकिन अंडे का केवल व्हाइट पार्ट खाएंगे, क्योंकि अंडे में जो येलो पोर्शन होता है वो 99.9% फैट होता है, उसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता है और वो हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रखता है। अगर आप 100 ग्राम एग खाएंगे तो उस 100 ग्राम एग के अंदर यानी कि लगभग 2 अंडों के अंदर जो येलो पार्ट होगा वो येलो पार्ट करीब 385 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है, जो दिल के लिए बहुत ज्यादा घातक है। इसलिए एनिमल फूड का सजेशन कभी नहीं दिया जाता, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सकते हैं। ये हो गई प्रोटीन की कहानी, प्रोटीन के सोर्सेज। इसके बाद एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे बॉडी में जब ये 20 तरीके के अमीनो एसिड पाए जाते हैं तो हमें बाहर से प्रोटीन खाने की क्या जरूरत? प्रोटीन तो हमारे शरीर में भी बनेगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं इनको 10-10 के 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। इनमें से 10 होते हैं इसेंशियल और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। तो जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, 10 जो जरूरी अमीनो एसिड हैं, ये हमारे शरीर में नहीं बनते, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बस यही रीजन है कि आपको बाहर से प्रोटीन खाना पड़ता है, हालांकि उस प्रोटीन की आधी मात्रा आपके शरीर में भी तैयार हो जाती है। ध्यान रहने वाली बात यह है कि एक सेल को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। बिना प्रोटीन के सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इस सेल के अंदर 2000 टाइप के प्रोटीन होते हैं, जिनका रोल हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। इतना डिटेल में जाकर के आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ये सारे एंजाइम्स प्रोटीन है। और ये पूरी टेबल जो लिखी हुई है, ये पूरी टेबल एक एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जाएगी। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? हमारे ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले केमिकल सॉल्यूशंस। टालुइन, HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सब प्रोटीन है। इसी तरीके से जो इंसुलिन है, ये भी एक प्रोटीन होता है जो पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। और इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर एकलौता ऐसा केमिकल सॉल्यूशन होता है जो एंजाइम भी है और हार्मोन भी है। यहां से यह भी स्पष्ट होता है कि ऑल द हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। याद रखिएगा, अंडा खाओगे तो अंदर जाके एंजाइम नहीं बनाएगा, मीट खाओगे तो अंदर जाके एंजाइम नहीं बनाएगा। एंजाइम बॉडी के अंदर ही होते हैं। इसी तरीके से जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो बालकों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, यह भी प्रोटीन होता है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब सोमैटोट्रोपिन, प्रोटीन होता है। थायरॉक्सिन, जो आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, यह भी एक प्रोटीन होता है। और ये दोनों हार्मोन हैं, तो हार्मोन्स आर आल्सो द प्रोटीन। इसके अलावा हमारे ब्लड का जो मेजर इंग्रेडिएंट है हीमोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में ये जो टर्म ग्लोबिन है, ये प्रोटीन होता है। इसी तरीके से दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसीन। इसे आपको थोड़ा सा अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे दिन भर काम करके आप थक गए, रात को आपका शरीर टूटने लगा, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दूध पी करके सो जाते हैं। पुरानी कहावतें हैं कि रात को सोने से पहले गर्म दूध पी करके सो जाइए। रीजन क्या है? दूध के अंदर केसीन प्रोटीन है, एंड केसीन प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइन प्रोटीन। इसलिए क्योंकि केसीन आपके टिश्यूज को बहुत तेजी से रिपेयर करता है और सेल्स को बहुत तेजी से डेवलप करता है। इसलिए जो लोग दूध पी करके रात को सोते हैं, उनको सुबह सो करके उठने के बाद में थकान और कमजोरी की समस्या नहीं होती होगी। हालांकि दूध एनिमल फूड है, तो दूध में कोलेस्ट्रॉल तो होता है,
इसलिए दूध को उबाल करके उसकी मलाई निकाल करके फिर दूध को अगर पिया जाए तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा और साथ ही साथ केसीन प्रोटीन आपको सफिशिएंट मात्रा में मिल जाएगा। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसीन, याद रखिएगा। इसके बाद जो गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं, इस गेहूं में प्रोटीन होता है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन थोड़ा सा हार्ड प्रोटीन होता है लेकिन प्रोटीन है, और 100 ग्राम अगर आप रोटी खाएंगे या 2 रोटियां अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत कम 3 से 4 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। इसी तरीके से दालों में प्रोटीन होता है प्रोलैमिन्स। दालें प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं और दाल में पाया जाने वाला प्रोटीन है प्रोलैमिन्स। लेकिन ध्यान रहे, दाल कोई भी हो, उस दाल में सभी 20 अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। दालों में कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स कम होते हैं। इसलिए एक पर्टिकुलर दाल को खाने की बजाय अगर दालों को मिक्स करके खाया जाए या रोज अलग अलग प्रकार की दाल खाया जाए तो हमें ये 20 टाइप के अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं जो पेप्टोन्स का निर्माण करेंगे और फिर प्रोटीन बनाएंगे। तो सीरियल्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और सीरियल्स को हम लोग कहां पर रखते हैं? प्लांट प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा त्वचा, कई सारे लोग स्किन खाते हैं, फैट खाते हैं जानवरों का, नेल्स, हेयर्स, फूट, जानवरों के खुर जो पंजों के नीचे होते हैं, और जानवरों की सींगें, ये सब भी प्रोटीन है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके का नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे, चिकन, मटन, बीफ, उसके अंदर भी सेम प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। तो ये जो केराटिन नाम का प्रोटीन होता है ये त्वचा में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, खुर में पाया जाता है और सींगों में भी पाया जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं पे कोई जानवर मर जाए तो कई सारी कंपनियां होती हैं जो उसकी डेड बॉडी उठा के ले जाती हैं, और आजकल तो ये बहुत होता है। जानवर कहीं पे मरा, आप देखते हैं कि 1-2 दिन बाद वो वहां से गायब हो जाता है। तो उस जानवर को कहां ले जाते हैं? उस जानवर को ले जाते हैं फैक्ट्रियों में और उसकी स्किन, नेल्स, हेयर्स, फूट एंड हॉर्न्स, ये सब निकाल करके प्रोटीन बनाया जाता है और इस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। ये जो केराटिन प्रोटीन होता है ये खराब प्रोटीन माना जाता है, हालांकि कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एनिमल सोर्स से आया है। इसलिए कई बार आप प्रोटीन के डब्बों पे देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे प्रोटीन से दूर रहिए। ये प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, दिल की बीमारियां देगा। लेकिन जो सस्ते प्रोटीन बाजार में आते हैं, जैसे कि प्रोटीन एक्स, जैसे कि बॉर्नविटा, जैसे कि कॉम्प्लान, या 100-200 रुपए के जो भी प्रोटीन आपको बाजार में इजिली अवेलेबल होते हैं, ये सारे प्रोटीन इन्हीं चीजों से मिलकर के बनाए जाते हैं और केराटिन के सोर्स होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपके बच्चे की हड्डियां कॉम्प्लान बॉर्नविटा पीने से मजबूत नहीं होंगी, आपके बच्चे की ग्रोथ कॉम्प्लान बॉर्नविटा पीने से नहीं होगी, बल्कि आपके बच्चे की ग्रोथ होगी सही दिनचर्या और सही डाइट से। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बेस्ट प्रोटीन कौन सा होता है? तो बेस्ट प्रोटीन जो होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज से ही आते हैं। जैसे कि दूध से आप केसिन ले सकते हैं, अनाज से आप ग्लूटामिन ले सकते हैं, दालों से आप प्रोलैमिन्स ले सकते हैं, अंडा खाएंगे तो अंडे में ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है। ये सारे प्रोटीन्स आप ले सकते हैं और प्रोटीन्स में वेरिएशन करके आप इस अमीनो एसिड की चेन को प्रॉपर बना सकते हैं और अपनी बॉडी में पेप्टोन्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोटीन की कहानी। अब जरा एक बात बताइए, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको सबसे पहले सिम्टम क्या आएगा? तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। तो जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये कमी तो सेल के लेवल पर होगी, इसलिए आपकी सेल्स पर पहला प्रभाव पड़ेगा और सेल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं। इसलिए प्रोटीन की कमी के जो सिम्टम आएंगे वो आएंगे बालों का झड़ना, त्वचा का खराब हो जाना, समय से पहले बूढ़े लगने लगना, कमजोरी आ जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाना, कुछ भी खाओ वो लगना नहीं, ये सारे सिम्टम प्रोटीन के होते हैं।
हालांकि अगर इन सारे सिम्टम्स को एक बीमारी के रूप में पिरोया जाए तो उस बीमारी का नाम क्वाशिकोवर होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो मुख्य रोग है उसको क्वाशिकोवर कहा जाता है। लेकिन ये सब सिम्पटोमेटिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप खुद चेक कर सकें कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या नहीं है। कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने नाखून चबाते हैं। नाखून क्यों चबाते हैं? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन की कमी है और नाखून का टेस्ट उनको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कैरेटिन प्रोटीन है। अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा नाखून चबाते हुए। तो प्रकृति कुछ इंडिकेशन हमें देती है। जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो और हर बार आप लिपिड प्रोफाइल कराएं या हर बार आप कोई महंगे महंगे टेस्ट कराएं। प्रकृति सारे सिंबल देती है, बस उन सिंबल्स को आपको पहचानने की आवश्यकता है। पुराने जमाने के लोग जब मेडिकल साइंस का इतना आगे नहीं बढ़ पाई थी तो इन्हीं सिंबल्स के माध्यम से बीमारियों का इलाज होता था। तो एक तो ये चीज हो गई कि प्रोटीन की कमी के इंडिकेशंस क्या है। अगला प्रश्न ये उठता है कि फिर हमें प्रोटीन लेना कितना चाहिए। प्रोटीन लेने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है अपने वेट के अकॉर्डिंग। आपका जितना भी वजन है बस उतने ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपकी डेली नीड है 70 ग्राम प्रोटीन। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपकी डेली नीड है 50 ग्राम प्रोटीन। ये मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, या आप एथलीट हैं, या आप ऐसी जॉब या ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, तो इस प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। जैसे जिन लोगों की जॉब काफी मेहनत वाली है उन्हें अपने वेट का 1.5 गुना प्रोटीन लेना चाहिए। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एथलीट हैं या इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं उन्हें अपने बॉडी वेट का 2 गुना प्रोटीन लेना चाहिए। 60 किलो के व्यक्ति को 120 ग्राम प्रोटीन। लेकिन कब? जब आप एथलीट हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए अपने वजन के अनुपात में उतने ही ग्राम प्रोटीन पर्याप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे अमाइनो एसिड्स आपने देख लिए, प्रोटीन बनने का पूरा फंक्शन देख लिया, प्रोटीन को जीवन क्यों कहते हैं आप समझ गए, प्लांट प्रोटीन क्या होता है, एनिमल प्रोटीन क्या होता है आप समझ गए, अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है यह भी आप समझ गए, किस चीज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है यह भी आप समझ गए। आखिरी में यह बात अब निकल के आती है कि अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लिया जाए तब क्या होगा। बहुत ज्यादा प्रोटीन का मतलब है कि कुछ लोग तो केवल खाना ही खाते हैं पूरा दिन। सुबह से खाना शुरू किया और जब तक सो नहीं गए तब तक खाते रहे। मैं तो कई सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो रात को 2 बजे उठ के भी कुछ खाते हैं, भूख लग जाती है उन्हें। फास्ट फूड हाई प्रोटीन डाइट होता है हमेशा, तब भी बहुत सारा प्रोटीन जाता है। अगर बहुत सारा प्रोटीन आप खाएंगे तब क्या होगा। तो ध्यान रहे, आप लोग जो कुछ भी खाते हैं वो सारा कुछ डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में मिला करके लीवर को ट्रांसफर किए जाते हैं चेक करने के लिए कि इसमें अच्छी चीज कौन सी है और इसमें बुरी चीज कौन सी है। लीवर एज अ वॉचमैन ऑफ योर बॉडी काम करता है। लीवर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को चेक करता है, जो अच्छी चीजें हैं उनको आगे सप्लाई कर देता है और जो खराब चीजें हैं उनको रोक लेता है। खराब चीजें आपके भोजन में 2 होती हैं, अमोनिया एंड यूरिया। जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो बहुत ज्यादा अमोनिया और यूरिया पैदा होगी। अमोनिया को तो लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर हो जाएगी। लेकिन यूरिया को किडनी में ट्रांसफर किया जाता है और यही यूरिया फिर यूरिन की फॉर्म में आप रिलीज कर देते हैं। लेकिन जब यूरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके खाने में तो ये यूरिक एसिड बनाएगा, और यूरिक एसिड जो है वो आपके शरीर में दर्द पैदा करेगा। पहले आपके हाथ में कलाई में दर्द होगा, धीरे धीरे जॉइंट्स में दर्द होगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वो खराब होने लगेंगे, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगेंगी यूरिक एसिड की वजह से। इसीलिए जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको सजेशन देते हैं कि प्रोटीन डाइट कम कर दीजिए।
तो अगर आप यूरिक एसिड से बचना चाहते हैं, वो भी उम्र से पहले, तो आपको अपने प्रोटीन को हमेशा सोच समझ के खाना पड़ता है कि हम कितना खाएं, जितना डाइजेस्ट कर लें और जितना हम वर्कआउट करके रिलीज कर दें। इसी तरीके से अगर लीवर के ऊपर लगातार बर्डन पड़ता रहा यूरिक एसिड का या यूरिया का या अमोनिया का, तो लीवर का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। वो कहां तक डिटॉक्सिफाई करेगा? लीवर की जो हेप्टिक नोड्यूल्स हैं वो भी धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आपका लीवर का फंक्शन खराब हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनका हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से लीवर खराब हो गया। तो अगर आप यूरिक एसिड से बचना चाहते हैं, अगर आप लीवर की खराबी से, लीवर सिरोसिस से बचना चाहते हैं, तब भी आपको प्रोटीन इंटेक अपना सामान्य रखना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रोटीन इज लाइफ, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। एक्सेस कंजम्पशन आपको किसी भी चीज का नहीं करना है, भले ही वो वाटर क्यों ना हो। पानी भी बढ़ जाएगा शरीर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोटीन का ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यहां से जो दर्जनों क्वेश्चन निकले हैं वो दर्जनों क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेने चाहिए। यहां से अगर आप क्लास 1 या क्लास 2 सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमंग विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोटीन, और आपको ऑप्शन में सोमैटोट्रोपिन हो सकता है, थायरोक्सिन हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, और एक चौथा कोई हो सकता है जो आपको गलत करना होगा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का ड्राई वेट कितना होता है सेल में, और विदाउट ड्राई वेट कितना होता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म अमाइनो एसिड क्या बनाता है। तो जिसको सही जानकारी नहीं है वो डायरेक्ट लिख देगा प्रोटीन, लेकिन डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता है, वो पहले पेप्टॉन बनाता है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किन, नेल्स, हेयर, फुट और हॉर्न में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बताएंगे केराटिन। अंडे में कौन सा होता है, आप बताएंगे ग्लोब्यूलिन। दालों में कौन सा होता है, आप बताएंगे प्रोलेमिन्स। अनाज में कौन सा होता है, ग्लूटामिन। तो ये सारे प्रोटीन्स के नाम भी आपको याद कर लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोटीन का लेक्चर पूरा का पूरा समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है प्रोटीन के बारे में, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट खराब है, तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। इन वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्लास को और रोमांचक कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको प्रोटीन की ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की अपनी यहां की बात। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। प्रोटीन के बाद फूड एंड न्यूट्रिशन की सीरीज में अगले लेक्चर के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।